नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करने हेतु और इन्हें आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, पिछले दो कथानकों में यह बताने का प्रयास किया गया था कि यदि अपने भारतीय अवाम के आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण भारतीय अवाम ताकत दल के हाथों में आता है तो किस तरह की शासन प्रशासन प्रणाली के द्वारा अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों की सेवा और इस अपने देश, अपने राष्ट्र भारतवर्ष की सेवा और अपने जो भारतीय अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अपना भारतीय नागरिक की इज्जत बख्शते हुए किस प्रकार सेवा दी जाएगी और जितनी भी बुराइयां हैं जो व्याप्त हैं, जो जकड़ी हुई हैं, जो और किसी को महसूस भी नहीं होती हैं और उन्हें काफ़ी लोगों को महसूस भी नहीं होती हैं और इस मुल्क के मन को वाइटलिटी को खा रही हैं और काफ़ी लोग इसके इन बुराइयों के प्रति जो है वो मैंने संवेदनहीन भी दिखाई देते हैं, कुछ इसमें लिप्त भी दिखाई देते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारे देश की या उनके नियत में है, वो जा नहीं सकती इस प्रकार। तो सबका निवारण भी है और एक ऐसा स्वच्छ वातावरण जिसमें सादगी के साथ, सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ, शुचिता के साथ मैंने जीवन बसर करने में, जीवन यापन करने में, अपने लाइफ को लीड करने में ही उनको आनंद और गर्व की अनुभूति हो। तो इसके विषय में कुछ बताया गया था। तो थोड़ा सा खुलासा, जो विदेश नीति है और जो है जो उद्योग जगत, इसलिए कि उद्योग जगत का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है देश के विकास में, तो उनके साथ भी एक रचनात्मक, सौहार्द और सहयोगपूर्ण रवैया की आवश्यकता होती है और उद्योगपति भी कोई विरोधी नहीं होते हैं, बशर्ते ऐसा वातावरण उनको प्रस्तुत किया जाए कि वो जो है, जो देश की जो प्रगति है उसमें रचनात्मक वो भूमिका निभाएं। तो जहाँ तक देश की विदेश नीति का सवाल है, उसमें जितने भी पड़ोसी हैं, जैसे कि नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है इत्यादि है, तो इनसे जो है माने मधुर संबंध तो होने चाहिए, लेकिन साथ साथ उनको उस विदेश नीति में यह भी है
कि भाई आप जो है जो दुश्मन चीन वगैरह जो है उसके प्रभाव में मत आइए, जो कुछ भी आपको चाहिए वो भारत देने को तैयार है। इसलिए कि यदि उसकी उपस्थिति आ जाएगी तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। जब भारत ही मुश्किल में रहेगा तो कहाँ से आपको वो सहायता कर पाएगा। खास करके जिस लापरवाही में श्रीलंका ने जो है वो पता नहीं कि किस चक्कर में वो हमन टोटा का जो है वो बंदरगाह वो 99 साल के लिए सौंप दिया चीन को। और चीन की हिंद महासागर में उपस्थिति जो है भारत के और भारत के यानी सामरिक दृष्टिकोण से यानी बहुत खतरनाक है। और इस प्रकार से जो चीन जो है चीन दुश्मन नंबर 1 है। कई सबसे पहले हमारे जो रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने घोषणा किया था। हालांकि जब उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में घोषणा किया तो यही देश के गद्दार जीएनपीसी वाले जो है बहुत विरोध कर रहे थे उनका। ये इनकी गद्दारी तो यानी हर मौके पर दिखी जाती है। लेकिन वही है कि भारतीय वामता दल का अपनी भारतीय वाम से ये कहना है कि इस गद्दार को अभी भी समर्थन कहाँ से मिल रहा है। मानता हूं कि इस गद्दार जीएनपीसी को ये बीजेपी वाले बड़े सफाई से बचा रहे हैं। वो तो एक पक्ष है और जनता को समझाया जाएगा तो एक ही साथ जो है जीएनपीसी का भी बीजेपी का भी वो निवारण वो करेगी। लेकिन हमारी जो अवाम है तो उसमें जागरूकता होनी चाहिए कि कम से कम ये जो है वो जीएनपीसी इस देश की बहुत बड़ी गद्दार है। अब जैसे जब जॉर्ज फर्नांडिस जो केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कहते कि भाई अपना दुश्मन नंबर 1 चीन है, इस बात पर जो है इस बात को एहसास करने के बजाय सारे जीएनपीसी वाले जो है वो खिलाफत करने लगे, मुखालफत करने लगे, लोकसभा में भी वो विरोध करने लगे जॉर्ज फर्नांडिस जी का कि कैसे आपने कह दिया। अब बात तो जाहिर है जिस चीन का ये सब गुलाम बना के रखे थे ये जीएनपीसी वाले, जिस चीन का भारत को गुलाम बना के रखे थे ये जीएनपीसी वाले, आज कोई रक्षा मंत्री यदि ये कहे कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है तो इनको तो इन गद्दार जीएनपीसी वालों को तो चुभेगा ही ना, चुभेगा। तो खैर तो जो ये पड़ोसी देश हैं उनसे ये मैंने उनकी सहायता करें, उनकी सहायता करना और उनके साथ मधुर संबंध रखना, साथ साथ एक बहुत मैंने शिष्ट ढंग से ये भी उनको संदेश देना कि भाई दुश्मन चीन की उपस्थिति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हालांकि शायद बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति वो चाह रहा था लेकिन भारत की कूटनीति के कारण वो वहाँ से बांग्लादेश में अपना पैर नहीं जमा पाया। मालदीव में भी जमाने की कोशिश कर रहा था, भारत की कूटनीति के कारण वहाँ भी जमा नहीं पाया। जिबूती में किया हुआ है लेकिन तो ये उसकी नीति से बोलते हैं भारत को मैंने बार चारों से घेरना, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और इसमें जो है वन बेल्ट 1 रोड OBOR और बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BIR का ये सब उसके वो हैं। सिल्क रोड का भी उसका एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ भारत को चारों ओर से घेरना। भारत में भी जो है वो मैंने एक यानी या पर्ल ऑफ नेकलेस का शुरू किया है। उसने वियतनाम से इंडोनेशिया से और जो ये मॉरिशस में और यहाँ पर अपने सैनिक अड्डे बना करके जो है वो चीन को भी मैंने उसकी प्रतिक्रिया में घेरने का प्रयास किया है। तो अपने इस प्रयास को और जो है मजबूत करने की आवश्यकता है। और सबसे जरूरी है हमारी सैन्य ताकत, जो अपनी सेना को चीन
और अमेरिका से भी अधिक शक्तिशाली बनाना और उसका विस्तार करना, लेकिन उसमें धन लगता है। तो वही जो इन लुटेरों का जो काला धन है, जो कि एक अनुमान लगाया गया कि जीएनपीसी का खुद 13 लाख करोड़ से लेकर 14 लाख करोड़ है। यदि उसमें से कुछ भी अंश मान लीजिए वो हजार लाख करोड़ भी पैसा यदि मिल जाता है, तो हमारे सेना को, हमारे सेना के आधुनिकीकरण और सशस्त्र और अस्त्र शस्त्र से आधुनिक अस्त्र से सुसज्जित करने में हमारे जो रक्षा अनुसंधान है, जैसे डीआरडीओ है, इसरो है और भी है, इसको भी जो है बिल्कुल जो है वो मैंने एडवांस स्टेज में रखना, हमेशा मैंने अग्रिम की स्थिति में रखना। तो इसके लिए जो भी धन की आवश्यकता है वो धन इसी में लगाया जाए, और उस धन का उपयोग जो है कुछ सोशल सेक्टर में, खास करके जैसे मैंने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, जिसमें कि सभी को सेवाएं विश्व स्तर की हों, अदायगी जो है उसकी अदायगी, उसका पेमेंट जो है आर्थिक स्थिति या आर्थिक हैसियत के अनुसार, कि जैसे कि वो माने कि वो पायदान का, सामाजिक पायदान का अंतिम व्यक्ति है, अंत्योदय वाला है, तो उसको मुफ्त में फ्री ऑफ कास्ट, और यदि वो गरीबी रेखा के नीचे वाला है, माने बीपीएल का है, तो उसको, माने ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उसको जो है 10 से 15% और जो मध्यम वर्गीय तो है लेकिन वो बीपीएल के करीबी है, तो उसकी भी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, तो उसके लिए 30 से 40%, बाकी को पूरा पेमेंट उसको पूरा पेमेंट करना होगा। तो ये व्यवस्था मान लीजिए स्वास्थ्य का है, सब में लागू करिए, मान सरकारी अस्पतालों के भी स्तर को उठाना है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें भी लागू करना। अब यदि वो दावा करते हैं कि साहब मेरा तो इतना खर्चा हो जाता है, इसको मीट करने में कोई बात नहीं है, तो उस खर्चे का बोझ उठाने में क्या साझेदारी हो सकती है दोनों की, सरकार की और प्राइवेट हॉस्पिटलों की, यह दोनों आपस में मिलकर के तय करेंगे, और ये जिम्मेदारी सरकार की ही होगी इसको तय करने की। और इसी प्रकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए कॉन्वेंट स्कूल है और भी है, ये जो मदरसा वगैरह जो है जो सिर्फ एक पांथिक शिक्षा देते हैं, या तो वो कन्वर्ट हो जाए साधारण स्कूलों में, आधुनिक स्कूलों में, और मैंने जो पांथिक शिक्षा किसी को देनी तो अपना वो घरों पर दिया करे, लेकिन ये बच्चों का भविष्य जो है ये बर्बाद करना जो है वो देश हित में कतई नहीं है। तो वो जो आधुनिक स्कूल हैं उसमें उनको बदला जाए। हमारे वो बच्चे, खास करके इस्लाम आस्था वाले बच्चे जो है वो कुरान में पारंगत होने के बजाय वो हमारे अच्छे से अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्यमी और व्यापारिक उद्यमी वो बने, एपीजे अब्दुल कलाम बने, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने, तमाम ऐसा बन सकते हैं। पूरी उनमें वो जो है संभावना है, पोटेंशियलिटी है, प्रतिभा है, लेकिन मदरसों आदि के द्वारा वो प्रतिभा जो है वो नष्ट हो रही है, ये तो स्पष्ट है। तो उस भी सिस्टम को बंद करके उनकी प्रतिभा का विकास कैसे हो, ये भी करने की आवश्यकता है। और बेहतर है कि वो बिल्कुल जो और भी आधुनिक किस्म के विद्यालय हैं उसमें उनको तब्दील किया जाए। और किसी को यदि पांथिक मैंने जैसे सब मैंने हम बोलते हैं ना कि गुरुकुल में वेद पुराण फलाने ठिकाने, इसकी जिसको पढ़ाई करानी है तो वो व्यक्तिगत रूप से कराए, लेकिन ये कि विद्यालय जो है एक अच्छे नागरिक
बनाने माने का निर्माण करने के लिए वो व्यवस्थाएं जो है इन होनी चाहिए, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे शिशु मंदिर हो, चाहे मदरसा हो, एक नागरिक बनाने के लिए। और पांथिक पारंगत होने की आवश्यकता नहीं है। तो उनमें भी जो है शिक्षा का स्तर जो है विश्व स्तर का होना चाहिए। उसके लिए काफी धन लगता है, धन लगेगा, व्यवस्था आएगी। तो उसमें भी जो मैंने जो अदायगी है वो जैसा कि बताया गया आर्थिक स्थिति के अनुसार, लेकिन उनको शिक्षा की सेवा जो है वो एक ही तरह का, वो भी विश्व स्तर का। लेकिन इसके पहले जो सवाल ये उठेगा कि भाई जो आप कहते हैं कि भाई इनकी वो अंत्योदय वाले को फ्री ऑफ कास्ट है, बीपीएल वाले को 10 से 15% का है, और जो वो मध्यम वर्गीन जो है, जो कि बीपीएल के करीब है, उसकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। तो इसके लिए जो है एक जो है एक गहन, एक रिगरस और ईमानदार ऑनेस्ट सर्वे कराना होगा। और जानते हैं कि सरकारी कोई भी इस तरह से कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें तिकड़मी किस्म के मैनिपुलेटर जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि वो एक पीला कार्ड होता है राशन वाला, वो राशन कार्ड में भी आप यदि आप उसमें घुसेंगे तो पता चलेगा कि जो इसके पात्र नहीं है उनको वो उनका कार्ड बन गया है, और जिनका कार्ड बनना चाहिए वो छूट गए हैं। तो ये सरकारी विभाग में वही जो पक्षपात, निकम्मापनी, हरामखोरी और जो है इस तरह का जो रोग है उसी के चलते हुआ। और जो उसमें जो तिकड़मी किस्म के अरसूख वाले हैं वो इस तरह की नीतियों को वो डिरेल कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि हमारी व्यवस्था जो है जो होनी चाहिए वो सुभाष चंद्र बोस वाली शक्ति और अनुशासन का, और हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब वाली शक्ति और अनुशासन। तो शक्ति और अनुशासन, नियम पालन, कानून पालन, नियम पालक और कानून पालक, और स्वस्थ और जो है निष्पक्ष और चुस्त दुरुस्त होगी। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं कि सरकार की कोई नीति चलाई जाए, मान लीजिए सर्वे हो तो तिकड़मी लोग, स्वार्थी लोग, पक्षपाती लोग इसको जो डिरेल कर देते हैं, उसकी संभावना शून्य हो जाएगी। तो एक ईमानदार और एक गहन सर्वेक्षण की आवश्यकता वो होगा। हालांकि जो लोग इसी स्थिति को जारी रखने का तर्क देते हैं, वो स्टेटस कोइज्म कि ऐसा ही चलता रहे, वो इसी तरह की का उलूल तर्क देते हैं कि साहब आप सर्वे कैसे कराएंगे, सर्वे तो निष्पक्ष होता ही नहीं है। तो हर अच्छी चीज का वो विरोधी करते हैं। तो ऐसे लोगों की से तर्क देने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों की इलाज की आवश्यकता होती है, उनको मानसिक इलाज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक निष्पक्ष सर्वे होना चाहिए। तो उसी के आधार पर इस तरह की जो सुविधा जो है हमारे वो अंत्योदय वाले, हमारे अंत्योदय वाले भारतीय भाई बहनों को, चाहे बीपीएल वाले भारतीय भाई बहनों को, और बीपीएल के करीब हमारे जो मध्यम वर्गीय भारतीय भाई बहनों को इस तरह का यानी माने उसका जो प्रभार की अदायगी की व्यवस्था होगी तो उनको राहत मिल सकती है। और हमारे जो किसान भारतीय भाई बहनों के लिए तो मैंने एक रूपरेखा बताई थी कि गन्ने के विषय में कि गन्ना जो है, गन्ने का केंद्र सरकार खुद वो जहाँ गन्ना मैंने है उसी के आसपास एक केंद्र बना दे और वहीं पर उसको तुलवा दे, और खुद वहाँ से सरकार की व्यवस्था जो है वहाँ से उसको लोड कराएगी, अपने जो भी ट्रक वगैरह है, और अपना चीनी मिल में ले जाएगी, वहाँ उसको तुलवाएगी। और जो आपसी पेमेंट है सरकार का और चीनी मिलों का आपस में होता रहेगा, लेकिन सरकार जो है उनको जो गन्ना उसने खरीदा है, और इससे सबसे बड़ा लाभ शायद एक हमारे किसान भारतीय भाई बहन की प्रतिक्रिया भी आई थी, और वाकई में वास्तविक है
कि अब देखेंगे कि ये ठंडक आ रही है, तो इस ठंडक में हमारे तमाम किसान भारतीय भाई बहन जो है वो गन्ने को कटवाना, उसको छिलवाना, उसको लोड कराना, और इस ठंड में रात भर वो ठिठुरते हैं। चीनी मिलों पर जो है वो अपनी माने लोडेड और लदी हुई गन्ने से गाड़ियों के साथ, और उसका पेमेंट मिलता है साल भर बाद। तो ये एक नमूना बताए। तो कितनी भी सरकारें आती हैं, चाहे मुलायम की, चाहे अखिलेश की, चाहे योगी की, इस तरह की समस्याओं की न तो कहीं चर्चा होती है, और फिर समाधान की बात तो बहुत दूर की बात। तो इस सबका एक मुफ्त समाधान है कि सरकार की ही व्यवस्था होती है कि वो स्थानीय रूप में खरीदे, और वही जो है वहाँ से लोड कराए, वहीं आकर के यहाँ पर चीनी मिलों को दे दे, तुलवा दे, और आपसी हिसाब किताब सरकार और चीनी मिल आपस में करते रहे। और लेकिन सरकार जो है जिनका गन्ना उसने तुलवा के ले लिया है, उनका एक हफ्ते में एक बार पेमेंट, वो भी चेक से, तो काफी उनको इस विषय में राहत मिल जाएगी। फिर जो है एक जो है मुकदमेबाजी को भी शून्य करेगी। कैसे करेगी? ये जो है भारतीय जनता दल, उसकी मोडलिटी का खुलासा जो है इसे जो सीमित जो है आपका वीडियो है, इसका सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, इसमें संभव नहीं, लेकिन उसको इस भार से भी अपने उसको मुक्त करेगी। और छोटे छोटे कागजों प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के लिए जो चक्कर लगाना पड़ता है हमारे तहसीलों का और थानों का, बिजली दफ्तरों का और म्यूनिसिपैलिटी का, वो एक ही स्थान पर, तो जो पंचायत में एक कॉल सेंटर भी बिठा करके भाई वही जानकारी पहले से मिल जाए कि फला या अमुक सर्टिफिकेट के लिए हमको कौन कागज देने हैं। और उस पंचायत के दफ्तर से वो नगर पालिका हो, चाहे थाना हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे ब्लॉक वाला हो, चाहे तहसील हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में हो, एक प्रभावकारी संचार व्यवस्था होगी। और वो सर्टिफिकेट उन दफ्तरों से बनकर उसी पंचायत में ही पहुंच जाएगा, और वहीं से हमारे जो गांव गिराज के भारतीय भाई बहन है वो अपना सर्टिफिकेट या कागज वहां से उठा लेंगे। इस तरह की व्यवस्था, हालांकि ये सब बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक पहले शुरुआती तौर पर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसको किया जाएगा, और यदि सफल होगा भी, क्यों नहीं होगा, तो ये पूरे देश में लागू किया जाएगा। वो केजरीवाल पता नहीं क्या दम भरता है कि हमने एक नंबर दे दिया है, और वो खुद ही आकर के वो राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि बना जाता है। वो तो दिन रात झूठी बोलता रहता है केजरीवाल। उसकी किसी भी बात का वो भरोसा नहीं करना है, और किसी भी बात का और किसी भी दावे का तो उसको आप छोड़ दीजिए। तो मुकदमेबाजी से भी राहत, और इस तरह का। और सब्जी मंडियों में जो है इनके उत्पाद का क्या उचित मूल्य, और उसमें भी जो बिचौलिए होते हैं, आड़ती होते हैं, उनकी भी भूमिका को शून्य करना। और ये भी मैंने सभी लोग जानते हो कि जिसमें जो बिचौलिए होते हैं, जो आड़ती होते हैं, और कुछ और भी रूपों में होते हैं, जमाखोर होते हैं, होल्डर और मुनाफाखोर होते हैं, प्रॉफिटियर, और कालाबाजारी करने वाले भी होते हैं, ब्लैक मार्केटियर, और सट्टा बाजारी करने वाले वो स्पेकुलेटर्स। इनसे भी बहुत बड़ी समस्या होती है। और ये भी सभी हमारे भारतीय भाई बहनों को जानना भी चाहिए, और कि ये जो इलाका है माने होल्डर का और प्रॉफिटियर का, ब्लैक मार्केटियर का और स्पेकुलेटर्स का, मतलब कि जमाखोरों का, मुनाफाखोरों का और काला बाजारियों का और सट्टा बाजारियों का, इसमें 99% जो है जेएनपीसी वाले आपको मिलेंगे। इसमें 99% जेएनपीसी के ही लोग इसमें इस तरह के धंधों में मिलेंगे। और ये जानकारी बीजेपी वालों को है,
लेकिन बीजेपी वालों का जो है ये मानसिकता, वो जनता को राहत दिलाने के लिए नहीं, सारा उनका प्रयास रहता है जेएनपीसी को बचाने का। यही दुखड़ा है इस देश का। ये वोट लेते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर, और जो है जेएनपीसी को बचाने के चक्कर में वो हर दुख वो देने के लिए तैयार है वो जनता को। तो खैर तो उसमें भी यानी जो ये मिडिल मैन या ब्रोकर टाइप के जो भी आप कर सकते हैं की भूमिका जो है बहुत संदिग्ध भी होती है, बहुत, और हमारे किसानों के लिए बहुत कष्टदायक भी होती है। तो इस भी समस्या को दूर करना, तो और भी अब जो हमारे किसान भारतीय भाई बहन, उनसे सलाह मशवरा लेकर के और भी उनकी जो दिक्कतें हैं वो दूर करती जाएंगी। हमारा ये कहने का मतलब है कि यदि आपकी नीयत साफ हो और कुछ करने का हो तो तमाम रास्ते हैं। देयर इज विल देयर इज वे, और इफ देयर इज नो विल देयर आर प्रिटेंशंस। माने यदि आपकी इच्छा ही नहीं है, मन में कुछ और है, तो तमाम बहाने, एक्सक्यूजेज, एलिबीज। तो ये प्रकृति का माने ऐसी प्रकृति है, ऐसा स्वभाव है। तो उसी विषय में बात चल रही थी कि विदेश नीति में अपने पड़ोसियों के साथ जो मैंने बताया, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव इत्यादि। लेकिन एक विकट किस्म का पड़ोसी जो बन गया, जो इसी देश का हिस्सा था, पाकिस्तान। अब चूंकि पाकिस्तान हमारे दुश्मन देशों की गोद में खेलता है और इतने युद्ध जो है वो जीत नहीं सका, तो जो एक प्रॉक्सी वार जो है वो टेररिज्म यानी आतंकवाद के जरिए जो है वो अपना बदला लेना चाहता है। और खास करके जब जेएनपीसी का शासन होता है तब तो वो आतंकवाद जो है और दुखद रूप में, मैंने देश ने देखा होगा कि जब ये जेएनपीसी का शासन था, खास करके 2004 से लेकर 2014 तक जो है, तो बराबर बम यानी देश का कोई कोना नहीं बचा जहाँ की आतंकवादी जो है यानी बम विस्फोट न हुए हों। और जो है ये जेएनपीसी बोलती थी वो तो आतंकवादी भेजते थे, आतंकवादियों से मरवाते थे, और ये जेएनपीसी वाले बोलते थे कि हम जो है उन आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान से हम बात कर रहे हैं। तो देश के साथ धोखा, और ये धोखेबाज वाली पार्टी तो खैर है ही, लेकिन मैंने अभी भी जो दुखड़ा इस बात है कि हमारी आवाम अभी भी इस देश विरोधी, भारत विरोधी ये जेएनपीसी की मुंह में जाल में अभी भी है। राहुल की जो भारत जोड़ो यानी पद यात्रा में जो देखा गया वो बहुत बड़ा राष्ट्रीय कलंक है कि खास करके हमारे केरल के कुछ भारतीय भाई बहन, कर्नाटक के कुछ भारतीय भाई बहन अभी भी जो है इससे देशद्रोही जेएनपीसी या उसके देश के गद्दार राहुल गांधी के आसपास दिखते हैं। ये बहुत बड़ा वो राष्ट्रीय कलंक है। और उससे भी बड़ा राष्ट्रीय कलंक है ये कि बीजेपी उसको देश के मैंने भारतद्रोही या राष्ट्रद्रोही या देश के गद्दार के रूप में मैंने वो इस रूप में देश न देखे, इसकी साजिश बराबर करती रहती है बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और मोदी महोदय। ये भी उतना ही जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और इस देश के लिए इस देश के लिए दुखदायी भी है। तो इसी बीच जो उद्योगपतियों से ये से भारतीय जनता दल ये कहेगा कि भाई आपका योगदान देश की प्रगति में तो बहुत है, लेकिन किसी भी तरीके से टैक्स चोरी का मामला नहीं होना चाहिए। टैक्स चोरी का मामला यदि हुआ तो ये सरकार जो है किसी को बख्शेगी नहीं, नंबर एक। दूसरा, उद्योग यानी वहाँ लगाइए जो हमारे पिछड़े इलाके हैं। तो पिछड़े इलाके में जब उद्योग लगेगा
तो लोगों को रोजगार तो खैर मिलेगा ही, स्थानीय भारतीय भाई बहनों को या बच्चों को, और साथ में कई जिसमें एक उद्योग लगा तो एक छोटी सी कॉलोनी बन गई तो बाजार भी वहाँ पर आ गया। बाजार जब आ जाएगा तो बाजार में भी जो है काफी लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो उद्योग ये पिछड़े इलाके में लगाए जाएंगे तो उस क्षेत्र का स्वतः एक विकास हो जाएगा। अब पिछड़े इलाके में उद्योग लगाने के लिए जो उद्योगपतियों की जो मांग होती है, अक्सर ये मांग करते हैं कि साहब हमको यातायात जो है वो बढ़िया चाहिए, यानी रेलवे लिंक, रोड का लिंक, और जो है एयरपोर्ट यानी हवाई जहाज। तो ये सारी सुविधाएं जो है सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा जो है वो सारी सुविधाएं वो उद्योगपतियों को देगी और उनको भरोसा दिलाएगी। तो इस प्रकार पिछड़े इलाकों में वो उद्योग लगा करके हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उनका आर्थिक उद्धार करने उसका एक विचार है। तो यह भी उद्योगपतियों से एक रचनात्मक सहयोग लेकर के देश के आर्थिक विकास में भी साथ साथ हमारे पिछड़े जो भारतीय भाई बहन खासकर पिछड़े इलाकों में बसे हुए तो उनके भी आर्थिक उत्थान के विषय में भी इस तरह की भारतीय अवाम ताकत दल की एक योजना है और सोच है। लुटेरों का कालाधन ला करके, जिस तक मैंने बताया था कि हमारी जो योजना है भारतमाला, सागरमाला है, इसमें जो धन लगेगा नदियों को जोड़ने में भी, हमारी सेना को आधुनिक बनाने में जो धन लगेगा, जो रक्षा अनुसंधान DRDO इसरो है उसको भी माने एडवांस बनाने में भी जो लगेगा धन, और तो इस प्रकार जो है सैन्य ताकत बढ़ा करके चीन से भी बेहतर, अमेरिका से भी बेहतर करके हम जो है माने ये अपना देश भारत जो है अहंकारी नहीं बनेगा, किसी देश पर वो आक्रामक नहीं बनेगा, और बल्कि ये संदेश देगा कि भाई हमें वो ताकत है, वो ताकत जो है किसी को दबाने के लिए नहीं है, किसी की 1 इंच भूमि लेने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी ओर यदि कोई आंख दिखाएगा तो उसका जो है यानी माकुल वो जवाब मिलेगा। चीन भी यदि आंख दिखाता है तो उसको भी यानी माकुल जवाब मिलेगा, या जो एक मुहावरे के रूप में कहा जाए कि यदि आंख दिखाओगे तो तुम्हारी आंख फोड़ देंगे, कुछ ऐसा। और इससे भी तो अपनी जो सैन्य ताकत है, तो सैन्य ताकत बढ़ने पर क्या जो हमारी विश्व स्तर पर जो है राजनीतिक ताकत भी बढ़ेगी। लोग पूरी दुनिया के लोग सुनेंगे कि ताकत रहते हुए भी ताकत का गलत इस्तेमाल यदि नहीं हो रहा है, तो यानी किसी देश को दबाना, किसी देश की जमीन को हड़पना, जैसा कि चीन करता है। चीन ताकतवर होते हुए भी चीन की इज्जत नहीं है, पूरे विश्व स्तर पर चीन की इज्जत है ही नहीं। यही उसका वो दुर्भाग्य है। और इसमें भूमिका है कि उसके 14 पड़ोसी देश हैं, और सभी 14 के 14 देशों के साथ चीन का सीमा को लेकर के झगड़ा है। तो उसकी नीयत में खोट है, बस यानी दूसरे देशों की जमीन को हड़पना। तो भारत जो है ताकतवर होते हुए भी यानी इस दुर्गुण से दूर रहेगा, और उसकी ताकत का इस्तेमाल जो है माने ये किसी देश पर आफत आती है तो उसको बचाने के लिए होगा। तो सैन्य ताकत बढ़ाकर अपनी जो राजनीतिक जो ताकत है, जो राजनीतिक जो छवि है माने वैश्विक, यानी उसको जो है माने उसको जो है शौर्यवान बनाना, आकर्षक बनाना, राजनीतिक ताकत।
और राजनीतिक ताकत के बाद अपनी चारित्रिक ताकत, असली ताकत तो ही है अपनी कैरेक्टर। अब जैसे पश्चिम वाले ताकतवर होते हैं तो उनकी कैरेक्टर का क्या है। अभी ये ऋषि सुनक के साथ कोई इंटरव्यू ले रहा था या कोई मिले थे, तो हाँ ये नितिन गडकरी कह रहे थे, नितिन गडकरी कह रहे थे कि जब ऋषि सुनक से मिले तो उन्होंने पूछा भाई आपके देश की असली समस्या क्या है। तो उनकी समस्या अभी भी थोड़ा सा बेरोजगारी भी है, गरीबी भी है, महंगाई है, ये सब समस्याएं। इससे हम इसका निवारण हम लोग निवारण के लिए कोशिश कर रहे हैं। गडकरी ने जब सुनक से पूछा, शायद उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, शायद मंत्री थे, तो उनसे पूछा कि आपके यहाँ क्या समस्या है। कहें हमारे यहाँ समस्या, सबसे बड़ी समस्या सामाजिक समस्या है। हमारा समाज बिखर रहा है, लिव इन रिलेशन में तमाम बच्चे वो रहते हैं बगैर शादी के। ये सबसे बड़ी समस्या है और हम कैसे उसको रोकें। तो सामाजिक विखंडन यानी लिव इन रिलेशन, ये सामाजिक गंदगी है। हालांकि वो गंदगी वो भारत में भी मैंने जो है वो रख चुकी है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हवा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्यभिचार को जो है वो अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। होमोसेक्सुअलिटी को भी जो है उसने अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। लेस्बियन कल्चर को भी जो है, लेस्बियन जो अपराध है उसको भी अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। तो हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट भी हवा दे रहा है। लेकिन फिर भी हमारे संस्कृति को ताकत और तमाम और इसके बाद आक्रमण जो है ये विज्ञापन का जो संसार है, जो ग्लैमर का जो संसार है, जो टेलीविजन का जो संसार है, जो बॉलीवुड का जो संसार है, वो भी हमारी भारतीय संस्कृति को मैंने नष्ट करने के लिए और हमारे जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, या महिला सम्मान को तार करते हुए, और बाद में ये फैशन उद्योग से के द्वारा जो है जो कि हमारे जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, बहू बेटियां हैं, जो जिनके तन को ढकने की आवश्यकता है, तो उसमें तन प्रदर्शन का वो तन प्रदर्शन केंद्रित जो है इस तरह के फैशन आ रहे हैं। तो तमाम वो फैशन जो है बड़ी तेजी से बढ़ भी रहा है। तो यह आक्रमण तो अपने देश में भी है, लेकिन वो पश्चिम के देश में इंग्लैंड और अमेरिका जो है इससे बहुत परेशान है। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय आवाम ताकत दल, ये बॉलीवुड का जो तांडव है, यानी फिल्मों में सेक्स हिंसा के द्वारा जो है हमारी जो मान्यताएं, हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, उसके साथ जो इतने उसके खिलाफ जो ये षड्यंत्र है बॉलीवुड का और विज्ञापन की दुनिया का और ग्लैमर की दुनिया का, टेलीविजन की दुनिया का और फैशन उद्योग का, इस सब के दंश से, इस सब के अभिशाप से भारतीय ताकत दल यदि सत्ता का उपकरण उसके हाथ में आता है तो उससे अपने मुल्क को और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपने आदरणीय भारतीय आवाम को निजात दिलाएगा। और तभी कैरेक्टर की कीमत होगी। और कैरेक्टर का सबसे ज्यादा एसेसिनेशन जो है राजनीतिक माहौल में होता है। यहाँ के नेता जो है बराबर झूठ पर झूठ ये उनकी आदत से बन गई है। यानी कैरेक्टर का सबसे ज्यादा एसेसिनेशन और क्या कहने उसकी गिरावट वो जो तथाकथित जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में, एक तो झूठ बोलना और भी चीजें तो हैं ही,
आपराधिक वृत्ति है ही। तो इन सबको दूर करके ही जो है हम विश्व के सामने एक जो है वो पावर ऑफ कैरेक्टर यानी वो यानी चारित्रिक ताकत के रूप में, मैंने पहले बताया कि सैन्य ताकत, पहले आर्थिक ताकत, इसके बाद सैन्य ताकत के बूते राजनीतिक ताकत और सबसे ऊपर जो है चारित्रिक ताकत। मतलब कि पावर ऑफ कैरेक्टर। तो इस रूप में भारत को विकसित करना चाहता है और अपने भारतीय भाई बहनों को में भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा और सद्भाव और या आपसी इखलाक मोहब्बत, आपसी भरोसा, आपसी जो है विश्वास, ये लाने की बात करता है। और वो लाएगा भी, बशर्ते जब ये काले अंग्रेज सीन से हट जाएं और सत्ता का उपकरण जो है उनके आशीर्वाद से यदि भारतीय जनता दल को मिलता है तो और चलाएगा। लेकिन इसके पहले जो है ये ताकतें कैसे हटेंगी, जबकि अभी भी हमारे भारतीय भाई बहन अभी भी जातिवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर अभी भी इनके मुंह में जाने में फंसे हुए हैं। उदाहरण के लिए ये अखिलेश यादव शिकायत कर रहा है कि चुनाव आयोग ने जो है प्रत्येक यानी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो गया है, तो उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभाओं में हमारे 20-20 हजार यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों और 20-20 हजार हमारे माने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वोटरों का नाम जो है इसने निकाल दिया है चुनाव आयोग ने। इसीलिए जो है सपा समाजवादी पार्टी हार गई है। अब वो कुछ लोग कह रहे थे कि इसने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा है, चुनाव आयोग ने उसको 10 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। ये तो छोटी बात हुई, बड़ी बात हो गई कि ये मैंने छाती तान करके बेहयाई के साथ जो है जातिवाद को मैंने जातिवाद के पक्ष में जो है इस तरह से जो है वो मैंने ये बयान दे रहा है और उसको शर्म भी नहीं आती है कि इस सब की जो संवैधानिक मान्यता है ही नहीं। वास्तव में ये कमी जो है चुनाव आयोग की भी है। चुनाव आयोग में जब भी कोई पंजीकरण कराता है या कोई मान्यता लेता है तो मतलब है कोई भी संगठन जो है जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो है वो यदि कोई संगठन है तो उसकी मान्यता या उसका पंजीकरण वो रद्द कर देगा। लेकिन ऐसा वो करता नहीं है। तमाम जितनी पार्टियां हैं या तो जातिवादी हैं या तो वो सांप्रदायिक हैं और सभी माने वो मान्यता प्राप्त हैं। चुनाव आयोग यदि इस मामले में भी यदि वो ईमानदार होता, मैं साफ कर दे रहा हूं, तो बीजेपी की भी मान्यता जाती, जेएनपीसी की भी जाती, समाजवादी पार्टी की भी जाती, टीएमसी की भी जाती। लेकिन पता नहीं यानी किस मानसिकता से काम करता है। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनके मंसूबे जो है वो बढ़ते रहेंगे। तो चुनाव आयोग को सबसे अधिक कार्रवाई करनी चाहिए कि जो जातिवाद इस मुल्क के लिए, और मैं समझता हूं मुल्क की अहमियत जो है चुनाव आयोग की, मुल्क की अहमियत चुनाव आयोग के लिए भी बहुत है। चुनाव आयोग है किस लिए? इसी देश के लिए। और जातिवाद जो है इस देश का सबसे बड़ा वो शत्रु है। और जो चुनाव आयोग की जो नॉर्म्स हैं, जो उसके माने नियम वगैरह हैं कि भाई कि यदि कोई जातिवाद के आधार पर कोई पार्टी चलाता है तो वो जो है वो मान्यता के लिए भी और पंजीकरण के लिए भी वो पात्रता खो देता है। तो ये चुनाव आयोग इसके प्रति भी संजीत होता तो जेएनपीसी का और बीजेपी का, समाजवादियों का और जो है ये आरजेडी का, बहुजन समाज पार्टी का, टीएमसी का, शिवसेना का,
एनसीपी का, डीएमके, एआईडीएमके, टीडीपी, अकाली, सबके मान्यता जो है वो रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये या तो जातिवाद, या तो सांप्रदायिकता, या तो भाषावाद या प्रांतवाद, इसी पर है। तो जब तक कुछ कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसका वो असर क्या होगा। तो भारतीय वाम ताकत दल ने बताया है कि ये जो ताकतें हैं और इनको किसी चीज का डर भी नहीं है, माने सीना तान करके जो है वो जातिवाद करती हैं, सीना तान करके वो संप्रदायवाद भी करती हैं, सांप्रदायिकता भी करती है। जनता इसको भुगतने वाली है, हमारी जनता के हाथ में वो हथियार है मताधिकार का अमोघ अस्त्र, ये उनको भी पता है। इसलिए हमारी आवाम को वो मानसिक वो गुलाम बनाए हुए हैं। इसलिए इसी हमारे आदरणीय भारतीय आवाम से ये दरख्वास्त है कि इस मानसिक गुलामी से आपको निकलना होगा, और निकलने का जो पहला दरवाजा आपको तोड़ना है वो जातिवाद का, संप्रदायवाद का तोड़ करके भारतीयता के माहौल में आइए ना, नहीं तो ये अनंत कथा जो है वो चलती रहेगी। आप जातिवाद करते रहेंगे, ये देश के दुश्मन, इन देश के दुश्मनों को आप सत्ता में भेजते रहेंगे, और उनके कुकर्मों को, उनके पापों को जो है आप झेलते रहेंगे। तो इस बंद वृत्त को तोड़ना होगा। अब ये बीजेपी वाले फिर जो है कश्मीर का जो प्रकरण ला करके उसमें से बस वोट अपने पक्ष में वोट लाने का और नेहरू को बचाने का, वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाने का षड्यंत्र जो है इन सबों ने फिर शुरू कर दिया कि नेहरू का कसूर जो है वो जम्मू कश्मीर भुगत रहा है। ये बीजेपी वाले इस देश के इतने बड़े गद्दार हैं कि इतने खतरनाक गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को छिपाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कश्मीर जो समस्या है वह मैंने घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का वो नमूना है। यह देश को बताना है, लेकिन ऐसा बता न करके उसको पूरा हल्का करके कि नेहरू का कसूर और जम्मू कश्मीर भुगत रहा है। पिछले एपिसोड में कुछ इसका नमूना बताया गया था, कुछ चीजें और भी इसमें मैंने उसी के संबंध में ये बताई जाएंगी कि किस तरह की गद्दारी जो है जम्मू कश्मीर के मामले में, ये इस देश का घोर जो गद्दार या भारत विरोधी जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और सत्ता इसने कैसे हथियाई उसकी भी एक बहुत बड़ी देश के खिलाफ गद्दारी है और बहुत बड़ी एक साजिश है। और सत्ता पाने के बाद जो है जो जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर के विषय में ये सब कहते हैं कि वो हरि सिंह ने वो विलय कर लिया था, लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू नहीं माना, चूंकि वो चाहता था कि इनको जो उसका चाहता था शेख अब्दुल्ला उसको बिठाना चाहता था। इस तरह की ये थ्योरी करते हैं वो जो कि झूठी है। तीन जो है वो 3 रियासतें हैं, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये अपने को स्वतंत्र रखना चाहती थी, जिसमें कि जूनागढ़ और हैदराबाद को तो सरदार पटेल ने अपने कूटनीतिक कौशल के द्वारा जो है उसको भारत में मिला लिया। और जम्मू कश्मीर का जो हरि सिंह बोलता था कि नहीं, न तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे न तो हम भारत में मिलेंगे। तो पाकिस्तान जो है ये अच्छा अवसर देख करके उसको मैंने सैन्य ताकत के बल पर उस जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहता था। इसलिए उसने जो सेना भेजा वो कबीलियों के भेष में उसने सेना भेजा।
और वो अब पाकिस्तान की सेना के आगे वो जो राजा हरि सिंह थे रियासत के राजा, तो उनकी छोटी सी सेना जो है कब तक टिक पाती, और फिर वो बेबस हो गए। वो भागे भागे यहाँ पर भारत में आए और भारत में मिले इनसे, नेहरू से मिले। नेहरू ने जो है उनको सरदार पटेल के पास भेज दिया। सरदार पटेल ने कहा भाई कि हमारी सेना आपके लिए, अच्छा वो हरि सिंह नहीं आए थे, बल्कि हरि सिंह का जो सलाहकार आया था कोई महाजन करके, तो महाजन से सरदार पटेल ने कहा कि भाई कि हम आपकी सहायता क्यों करेंगे, हमारी सेना जो है आपके लिए क्यों जाएगी। तो इनके इस तरह के सवालों से जो है वो हरि सिंह का जो सलाहकार था महाजन, वो तुरंत समझ गया। वो जाकर के वो हरि सिंह को बताया, और फिर तब हरि सिंह भागे आए, और तब उन्होंने विलय संधि पर, माने जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किया। और उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय संधि पर दस्तखत जो है बाकी जो रियासतें थी हमारी 559, उनका विलय जो है वो करवाए थे। तो इस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर का, माने कि उनके दस्तखत के बाद जम्मू कश्मीर का विलय अंतिम पूर्ण रूप से हो गया, और वो भारत का अभिन्न अंग हो गया। तब हमारी सेना जो है गई, और उस समय जो है सड़क की भी सुविधा नहीं थी, तो हवाई जहाज से अपनी सेना जाती थी। और खास करके श्रीनगर का जो हवाई अड्डा था, तो काफ़ी धूल भी वहाँ पर थी, और वहाँ पर पानी छिड़क करके जो हवाई जहाजें वो उतरती थी, अपनी सेना उतरती थी। और तब जो है करीब हमारी सेना को लगभग करीब सवा साल या 1.5 साल लग गए, यानी पाकिस्तानी सेना जो कि कबीलियों के बेश में थी, और नके में और जगह फैली हुई थी, वो वहाँ से उसको निकाल करके वो अपनी भारतीय सेना ने उसको खदेड़ा। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि उसमें एक थे हमारे ब्रिगेडियर उस्मान साहब, और उसमें वो शहीद हो गए। ब्रिगेडियर उस्मान का जिक्र इसलिए जरूरी है कि इसी प्रकार हमारे अब्दुल हमीद ने अपना शौर्य पराक्रम दिखाया था 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ। तो शास्त्री जी जो कि उसमें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, शास्त्री जी ने अब्दुल हमीद के शौर्य पराक्रम से पूरे देश को परिचित करवाया, और सेना का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र दिलवाया। और जिस इज्जत के वो हकदार थे अब्दुल हमीद, वो इज्जत जो है वो पूरा देश उसको बख्शा, और आज भी याद करता है। ऐसा ही शौर्य पराक्रम जो है 1948 में भी, या 1947 से लेकर जो युद्ध चला था 1949 के जनवरी और फरवरी तक, उसमें हमारे ब्रिगेडियर उस्मान जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे, वो भी वैसा ही शौर्य पराक्रम माने का प्रदर्शन करते हुए वो देश के लिए शहीद हो गए थे। और वो पूरी पात्रता रखते थे कि वो अब्दुल हमीद के बराबर ही जो है उनको सम्मान दिया जाए। लेकिन ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, देखिए कि उनको मैंने ब्रिगेडियर उस्मान को यह सम्मान देने के पक्ष में नहीं था, और वही सम्मान उसने नहीं दिया। और इस सम्मान से ब्रिगेडियर मैंने दिवंगत शहीद ब्रिगेडियर उस्मान को इस सम्मान से इसने महरूम कर दिया। तो इसकी मैंने नेहरू की गद्दारियों का तो कोई इम्तिहान नहीं है। तो अब जो है, तो जब हमारी सेना जो है वो मैंने शायद 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को ये विलय संधि पर दस्तखत हुए थे राजा हरि सिंह की, और 19 को अपनी भारतीय सेना गई थी, 19 अक्टूबर 1947। तो जब हमारी सेना
पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहे थे और उसको खदेड़ रहे थे माने जम्मू कश्मीर से। तो जब ये देखा तो अब इसकी गद्दार जवाहरलाल नेहरू की छाती फूलने लगी। तो उसने कश्मीर का मसला सरदार पटेल जो गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, तो उनके हाथों से छीन लिया और कहा कि सरदार साहब आप जो है नहीं, जम्मू कश्मीर मैं देखूंगा और बाकी आप सारा हिंदुस्तान देखिए। ये तर्क दे करके जम्मू कश्मीर का मसला अपने हाथ में ले लिया और इसलिए ले लिया कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करना है। ये उसकी साजिश थी। तो सीधे तो वो कर नहीं सकता। तो जब अपनी सेना जो है काफी हिस्से से, जम्मू कश्मीर के काफी हिस्से से पाकिस्तानी सेना को भगा मैंने काफी भगा दिया, तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीतती हुई अपनी भारतीय सेना पर इसने एक तरफा युद्ध विराम थोपा। इस बात को बीजेपी वाले भी कहते हैं, लेकिन इस नेहरू की इस करतूत को बीजेपी वाले नेहरू की गद्दारी नहीं बोलते हैं। और मैं खुद अपने आदरणीय भाई बहनों से पूछना चाहता हूं कि जो अपनी ही सेना पर एक तरफा युद्ध विराम थोपे और अपनी जीतती हुई सेना पर, उससे बड़ा गद्दार कौन होगा? आप लोग बताइए। और इतने बड़े गद्दार नेहरू की गद्दारी को छिपाने वाला, उसको ढकने वाला बीजेपी जैसा गद्दार कौन होगा? बताइए ना। तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीतती हुई सेना पर एक तरफा युद्ध विराम थोपा और उसी कारण यदि हमारे उस जीतती हुई अपनी भारतीय सेना को 15-20 दिन और या एक अधिक से अधिक महीना और मिल जाता, तो पूरे जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को भगा करके उससे आजाद करा ली होती अपनी भारतीय सेना और पूरा जम्मू कश्मीर अपना होता। लेकिन इसने पूरे कश्मीर में सेना के द्वारा पूरे कश्मीर को जीतने से इसने वंचित कर दिया, रोक दिया। इसलिए जो भाग सेना के द्वारा जीता नहीं जा सका, वही रह गया आपका पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके रह गया। तो पीओके कश्मीर समस्या का सबसे बड़ा नासूर है। वो नासूर जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी का एक सबसे बड़ा नमूना है पीओके। तो इस तरह की सच्चाइयों को बताने की आवश्यकता है, लेकिन बीजेपी हमेशा जो है कोई मैंने इस तरह के प्रकरण को दिखा करके कुछ वोट उसको मिल जाए और साथ साथ गद्दार नेहरू को कैसे उसको बचाया जाए, इस तरह की साजिश बीजेपी वाले मोदी महोदय सब ये करते रहते हैं। भारतीय जनता दल यही कह रहा है कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू को भी पहचानिए, एनपीसी को भी पहचानिए, साथ साथ बीजेपी को भी पहचानिए कि किस प्रकार नेहरू की हर गद्दारी को ये बीजेपी वाले जो है उसको छिपाते हैं, ढकते हैं और जनता में वो गद्दार के रूप में बेनकाब न हो जाए, इसकी लगातार ये साजिश करते रहते हैं। अब एक तरफा उसने युद्ध विराम थोप दिया, कुछ हिस्सा जो है वो पीओके बनकर के वो पाकिस्तान के कब्जे में छूट गया, लेकिन इसी से संतोष उसको थोड़ी हुआ। इसी से गद्दार जवाहरलाल नेहरू को संतुष्टि नहीं हुई, फिर इस मसले को ले गया संयुक्त राष्ट्र संघ में और संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जा करके जो है उसको उस धारा में, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ से लोग जो सहायता मांगते हैं वो कई तरह की सहायता होती है। मान लीजिए कोई आफत है, कोई आवश्यकता है या उसको कोई सहायता उसको चाहिए, तो उसके लिए एक धारा है या एक चैप्टर है,
वो मसला यानी दो 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 देशों के बीच में विवाद का मसला है, उसके लिए अलग चैप्टर है, अलग अलग धारा है। ये गद्दार भारत के गद्दार जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मसले को पाकिस्तान के साथ विवादास्पद बनाने के लिए उसके अनुसार जो है उस धारा में, उस चैप्टर में डलवाया। किसके? यूएन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के। माने कहने का तात्पर्य ये कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ के उस धारा में, उस अध्याय में डलवाया जिसमें कि कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादास्पद मुद्दा माना जाए। तो आप बताइए कि जो अब कल्पना करिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कि जो जम्मू कश्मीर जिस जम्मू कश्मीर का विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका है, और इस अंतिम पूर्ण रूप से विलय होने के कारण जो भारत का अभिन्न अंग बन चुका है, उस जम्मू कश्मीर को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जा रहा है यूएनओ, ताकि भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को इस मसले में दखल देने का इसने एक दरवाजा खोल दिया, एक अवसर खोल दिया इसने। और भी दोनों देशों के बीच में वो विवादास्पद मुद्दा बन करके हमारे देश के लोग खुद फैसला कर रहे हैं कि आखिर इस नेहरू से बढ़ करके इस देश का कौन गद्दार होगा, बताइए ना। अब लोग जानते होंगे कि एक जो है वो जयचंद था और मीर जाफर थे। अब चूंकि ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा होने का खतरा है, तो मैं थोड़ा सा इसको सीमित करूंगा और भी बताऊंगा। तो नेहरू की कश्मीर के मसले में तमाम गद्दारियां हैं। सारी गद्दारियों को ये बीजेपी वाले बिल्कुल ढक रहे हैं, सिर्फ नाम दे रहे हैं कि नेहरू का कसूर अब भुगत रहा है। कसूर नहीं, गद्दारी है, और घोर गद्दारी है। तो फिर भी हमारे भारतीय भाई बहन जो है भारतीयता के मर्म को समझिए और भारतीयता के आधार पर एक होइए।